बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फ्लूइड डायनेमिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की हमारी जो डिस्कशन है ये इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम थोरोली इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्लूइड डायनेमिक्स। सबसे पहला पॉइंट जो स्टूडेंट याद रखिएगा कि फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब ये है स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। तो आप इसे लिख सकते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, यानी फ्लूइड्स को मोशन की स्टेट में स्टडी करना, इसे हम फ्लूइड्स डायनामिक्स का नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट जो स्टूडेंट यहां पे याद रखना है कि ये जो टर्म फ्लूइड है इसका क्या मतलब है, हाउ कैन वी एक्चुअली डिफाइन द टर्म फ्लूइड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। हर वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड का नाम देते हैं। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। अब यहां पे एक बात जो स्टूडेंट जनरली याद रखते हैं कि फ्लूइड का मतलब शायद उन्हें लगता है सिर्फ लिक्विड्स हैं। तो स्टूडेंट यहां पे बात याद रखनी है कि फ्लूइड में दो चीजें आती हैं, लिक्विड्स भी फ्लूइड का हिस्सा है, इसके अलावा जो गैसेस हैं वो भी फ्लूइड्स का हिस्सा है। तो फ्लूइड्स में दो बातें आपने याद रखनी है, लिक्विड्स भी फ्लूइड्स कहलाते हैं और दूसरा जो है हमारे पास वो गैसेस हैं। तो गैसेस टर्म भी हम फ्लूइड का हिस्सा कंसिडर करते हैं और गैसेस भी फ्लूइड्स में कंसिडर होती हैं। अब लिक्विड्स नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स का नाम है। ऐसे फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हों, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जिनकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी ऐसे फ्लूइड जिनकी डेंसिटी चेंज ना हो सके उसे हम लिक्विड्स का नाम देते हैं। जबकि गैसेस जो हैं वो ऐसे फ्लूइड्स का हिस्सा बनती हैं जो कि कंप्रेसिबल होती हैं। और कंप्रेसिबल का मतलब ऐसे फ्लूइड्स जिनकी जो डेंसिटी है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट नहीं है, इनकी डेंसिटी वेरी कर सकती है। तो ये दो बातें बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट फ्लूइड से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं विच इज विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट विस्कोसिटी को हमारी बुक कैसे डिफाइन करती है, यहाँ पे ऑब्वियसली हमने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि विस्कोसिटी क्या है। फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखूंगा फ्रिक्शनल इफेक्ट। एक फ्लूइड की डिफरेंट लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसे विस्कोसिटी का नाम देते हैं। और स्टूडेंट याद रखिएगा, जिस भी फ्लूइड के दरमियान लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और वो फ्लूइड जो है उसका फ्लो मुश्किल होगा। अब यहीं पे विस्कोसिटी को कैसे मेजर किया जाता है, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की टर्म यूज करते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली is used to measure viscosity of any fluid। किसी भी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मेजर करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसको ईटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई आर वी। तो ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है जो कि हमने स्टोक्स लॉ से लिखी है। यहाँ पे एफ डी जो है ऑब्वियसली ड्रैग फोर्स है। दूसरी बात जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड याद रखनी है वो यूनिट्स हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स आप स्टूडेंट पास्कल सेकेंड्स भी लिख सकते हैं और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी कह सकते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बेस यूनिट्स की फॉर्म में किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और यहीं से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसकी डायमेंशन भी स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बेस डायमेंशंस हैं जो एज ए एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि फ्लूइड जो है वो दो टाइप्स के हैं, इसी के अकॉर्डिंगली जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दोनों फ्लूइड्स के टाइप के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंटली टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो आप यहां पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर मैं
लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज करती है, सॉरी लिक्विड्स की। सो स्टूडेंट लिक्विड्स जो हैं इससे रिलेटेड बात याद रखिएगा कि जो लिक्विड्स है इनकी जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिक्विड्स का, तो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो एक्चुअली डिक्रीज करेगी। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो इजीली फ्लो कर पाता है और विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर गैसेस की बात की जाए तो गैसेस के लिए स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो विस्कोसिटी का फैक्टर है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्चुअली जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लो में हर्डल बढ़ जाएगी और विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। या एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन रेट जो है वो गैसेस का इंक्रीज हो जाता है जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ये दोनों बातें एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू आपसे विस्कोसिटी से कुछ शेयर कर लेता हूँ। एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस। इनमें से कौन सी जो फ्लूइड है वो ज्यादा विस्कस है? ऑप्शन ए है हमारे पास वाटर, ऑप्शन बी है हमारे पास मिल्क, ऑप्शन सी है हमारे पास ग्लिसरीन एंड ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास हनी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हनी इज द राइट ऑप्शन और हनी जो है वो मोर विस्कस है एज कंपेयर टू दीज थ्री ऑप्शन। इसी तरह स्टूडेंट विस्कोसिटी से रिलेटेड आप याद रखिएगा एक और एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि विद increase in temperature with the increase in temperature of fluids viscosity option A may increase, विस्कोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है। ऑप्शन बी may decrease, विस्कोसिटी डिक्रीज भी कर सकती है। ऑप्शन सी में रिमेन्स कांस्टेंट, सेम भी रह सकती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। और यहां पे मैं फिफ्थ ऑप्शन भी देता हूं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, ऑल ऑफ दीज। तो ज्यादातर स्टूडेंट यहां पे कहेंगे कि सर आपने फ्लूइड की बात की है, फ्लूइड में गैसेस और लिक्विड्स दोनों आते हैं, तो विस्कोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी, लिहाजा डेल्टा ऑप्शन है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा यहां पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी इंक्रीज तो करती है किस केस में? गैसेस में टेम्परेचर के बढ़ाने से, डिक्रीज करती है लिक्विड्स में। लेकिन कुछ ऐसे फ्लूइड्स भी होते हैं, इन फ्लूइड्स को हम कहते हैं विस्कोस्टैटिक फ्लूइड्स, जिनकी जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से चेंज नहीं होती। तो ये पॉसिबल ऑप्शन भी हो सकता है अगर जनरली बात की जाए। और अगर विस्कोस्टैटिक फ्लूइड की एग्जांपल कोई स्टूडेंट पूछ ले तो विस्कोस्टैटिक फ्लूइड की जनरली एग्जांपल हनी भी ली जा सकती है। और नॉर्मली जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, उनकी भी विस्कोसिटी अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर चेंज नहीं होती। तो आपको ये बात भी जहन में रखनी है। अब स्टूडेंट विस्कोसिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारे पास, इट इज ऑफ स्टोक्स लॉ। तो अब स्टोक्स लॉ क्या है और स्टोक्स लॉ को कैसे स्टेट करते हैं और स्टोक्स लॉ अप्लाई करने की क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारी बातें एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर मेरे पास एक फ्लूइड है, these are the lines which are streamlines which actually represents the flow of the fluid in this diagram, और इसमें एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है अगेंस्ट द फ्लूइड। अब जब ये अगेंस्ट द फ्लूइड जाएगा ऑब्जेक्ट, जो कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने लेट किया है जिसका रेडियस जो है वो मैं कह देता हूं r है,
तो इस पर एक ड्रैग फोर्स लगेगी। ड्रैग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स वो अपोजिंग फोर्स होती है, और स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि ड्रैग फोर्स जो है वो किसी भी स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट पे लगने वाली दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ऑब्वियसली दिस मैथमेटिकल फॉर्म इज नोन एज स्टोक्स लॉ, और ये आपसे एमसीक्यू में फॉर्म पूछी जा सकती है। यहां से 2-3 बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, किसी भी बॉडी पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड के। जितनी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतनी रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा या ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी। नंबर 2, रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड नंबर 3, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जितने मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड ज्यादा होगी उतना जो है उस पर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लगेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एमसीक्यू तो आपसे ये फैक्टर्स की बेस पे पूछा जा सकता है। दूसरा एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है, वो कहता है कि ड्रैग स्टोक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। किस केस में स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है? नंबर 1, फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे हम स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते? ऑप्शन बी, फॉर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे आप स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्या? या ऑप्शन सी, फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट याद रखिएगा स्टोक्स लॉ जो है वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। सो इस एमसीक्यू का जो राइट आंसर है वो चार्ली है। इसका मतलब है कि स्टोक्स लॉ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे है और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। तो ये स्टूडेंट आपने स्टोक्स लॉ से रिलेटेड पॉइंट जो है वो याद रखना है। नाउ स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब आपने टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा सकता है ये डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट under the action of gravity. So maximum and constant velocity, ये दो टर्म्स जो है वो आपने याद रखना है। ये मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी है ऑफ वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब स्टूडेंट जो टर्मिनल वेलोसिटी है हमारी बुक में इसके कुछ रिलेशन लिखे हैं। फर्स्ट रिलेशन है mg/6 पाई ईटा आर। This is the first relation of the terminal velocity, and the second relation is 2g r square rho over 9 eta, and this is the second relation of the terminal velocity written in the book. अब स्टूडेंट इस रिलेशन के मुताबिक ये जो फर्स्ट रिलेशन है टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फर्स्ट रिलेशन कब लगाना है और सेकंड रिलेशन कब लगाना है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैस को कांस्टेंट कर दिया जाए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए तो फिर आप जो है वो ये रिलेशन लगाएंगे, और अगर ड्रॉपलेट्स के लिए जो है वो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, डेंसिटी का फैक्टर कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिर आप ये रिलेशन लगाएंगे। अब जब मैस कांस्टेंट हो जाए तो डिफरेंट ड्रॉपलेट्स के लिए आप टर्मिनल वेलोसिटी की रेशो को लिख सकते हैं इनवर्स रेशो ऑफ रेडियाई के इक्वल। तो ये बात भी एमसीक्यू में अप्लाई हो सकती है। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो रेशो है स्टूडेंट उसे लिखा जा सकता है r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट दो रिलेशन जो हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी के आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यू में अप्लाई हो सकते हैं। अब स्टूडेंट टर्मिनल वेलोसिटी किस तरह से अटेन होती है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी जरूरी है, और इसमें से भी आपसे एमसीक्यू जो है वो शेयर किया जा सकता है। तो जरा गौर से देखिएगा।
फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ड्रॉपलेट है जो कि वर्टिकली एयर में फॉल कर रहा है, ये इसका वेरी इनिशियल पॉइंट ए है, नीचे आते हुए मैं एक दरमियान में पोजीशन कंसिडर करता हूं, ये पोजीशन बी है, और एक लास्ट पोजीशन कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज पोजीशन सी। अब ये जो ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है वेरी इनिशियल पॉइंट, तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसका वेट है विच इज डाउनवर्ड, और एक इस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है दैट विल बी अपवर्ड। स्टूडेंट याद रखिएगा, इस ड्रॉपलेट पे लगने वाली अगर आपने नेट फोर्स निकालनी है तो वो आप वेट माइनस ड्रैग फोर्स करके नेट फोर्स निकालेंगे। वेरी इनिशियल पॉइंट जो ए पॉइंट है विच इज वेरी इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखिएगा। जब अभी ड्रॉपलेट ने फॉल करना शुरू किया है तो इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स क्या है, जीरो, और अगर ड्रैग फोर्स जीरो है तो क्या मैं कह सकता हूं एट ए वेरी इनिशियल पॉइंट जो नेट फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू वेट के, यानी इस पोजीशन पे इस ड्रॉपलेट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। फिर स्टूडेंट अगर सिर्फ और सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है इस ड्रॉपलेट का दैट इज इक्वल टू जी। अब जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, इंक्रीज। तो बी पॉइंट पे आप देखिए कि क्या सिचुएशन बन रही है कि हमारे पास ड्रैग फोर्स अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, ड्रैग फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से जो नेट फोर्स है वो क्या हो रही है स्टूडेंट, वो डिक्रीज कर रही है, और नेट फोर्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है, और इस केस में आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, लेस देन जी। अब आप अंदाजा करें कि जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है उस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती जा रही है, क्यों, क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बॉडी पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट सी, और जो बॉडी पे लगने वाला वेट है वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाएं। जब बॉडी पे लगने वाली ड्रैग फोर्स और बॉडी पे का जो वेट है वो इक्वल हो जाए तो इस केस में स्टूडेंट याद रखिएगा बॉडी पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। जब बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो गई इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यह है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को आप नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये टर्म्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल है, और नेट फोर्स जीरो है। बिफोर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी ये सिचुएशन है, और वेरी इनिशियल पॉइंट पे ये सिचुएशन है। ये सारी बातें एमसीक्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे डिफरेंट सिचुएशन जो है वो ग्राफिकली कुछ ग्राफ आपसे शेयर करूं कि टर्मिनल वेलोसिटी जब बॉडी अटेन कर रही होती है तो वो किस तरह से उसकी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आता है। तो स्टूडेंट देखिएगा, अगर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कंसीडर किया जाए और एक्स एक्सिस पे टाइम कंसीडर किया जाए तो इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज होती है और उसके बाद जो है वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है इस पॉइंट के बाद। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट का ड्रॉपलेट का वीटी ग्राफ पूछा जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा, और अगर यही ग्राफ मैं कुछ इस तरह से बनाऊं कि मैं टर्मिनल वेलोसिटी लूं अलोंग वाई एक्सिस और टाइम लूं अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है। तो ये स्टूडेंट ग्राफ भी आपने याद रखने हैं, और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाए तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज ए एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। इनिशियली एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, फिर एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज किया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम जो है जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी दिस इज एट वीटी। जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यही बात एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे एमसीक्यू शेयर करूं कि द acceleration of a body or droplet
after attaining terminal velocity will be, अगर एक बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लिया है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, क्या एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल होगा उस बॉडी का, या एक्सेलरेशन लेस देन g होगा, या एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g होगा, या एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। तो ये सारी बातें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, ये सारी की सारी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ड्रैग फोर्स का पूछ सकता है, वो आपसे नेट फोर्स का पूछ सकता है, वो टर्मिनल वेलोसिटी पे जब ड्रैग फोर्स किस चीज की इक्वल हो जाती है, मैक्सिमम ड्रैग फोर्स कितनी लग रही होती है इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब स्टूडेंट यहां पर ये जो मैथमेटिकल फॉर्म्स लिखी हैं, इन मैथमेटिकल फॉर्म को भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहां पे मैं एमसीक्यू बनाता हूं। मेरे पास 4 वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वी हैव 4 वाटर ड्रॉपलेट्स, 4 वाटर ड्रॉपलेट्स, चारों के चारों जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। यहां पे मैं आपके सामने शो कर देता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट ड्रॉपलेट, इसे M1 कह दें, इसका मैस है 2 ग्राम। दिस इज द सेकेंड ड्रॉपलेट, इसको आप M2 कह दें, इसका मैस 4 ग्राम है। दिस इज थर्ड ड्रॉपलेट, इसको आप M3 कह दें, इसका मैस 6 ग्राम है। एंड दिस इज द फोर्थ ड्रॉपलेट, इसको आप M4 कह दें, दिस इज M4, और इसका मैस आप कह दें 8 ग्राम। ये चारों के चारों जो ड्रॉपलेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं। ये ड्रॉपलेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, ये ड्रॉपलेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड इन एयर, और ये भी। आपने बताना है, एमसीक्यू कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए, विच ड्रॉपलेट will attain the terminal velocity earlier, इनमें से कौन सा ड्रॉपलेट जो है वो अर्लियर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। ऑप्शन ए है हमारे पास M1, ऑप्शन बी है M2, ऑप्शन सी है M3 एंड ऑप्शन डी है M4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, चूंकि सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट है तो डेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अब अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर मैंने आपको ये बताया है कि हमने कौन सा रिलेशन लगाना है, हमने रिलेशन लगाना है VT इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जिस ड्रॉपलेट का रेडियस सबसे कम है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी सबसे कम होगी और वो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। सो यहां पे राइट आंसर आएगा M1। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि विच ड्रॉपलेट विल हैव द ग्रेटेस्ट टर्मिनल वेलोसिटी, तो वो M4 आना था, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये बातें आपसे एमसीक्यू में डिस्कस की जा सकती हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी ही के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट एक और रिलेशन जहन में रखिएगा कि अगर कुछ ड्रॉपलेट्स जो कि मोर देन 1 ड्रॉपलेट्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर आपने टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालनी है। याद रखिएगा ये जो ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो रहे हैं इनका जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट जो टर्मिनल वेलोसिटी है इस केस में जब बहुत से ड्रॉपलेट मिलकर एक ड्रॉपलेट बना रहे हो तो टर्मिनल वेलोसिटी आप n/2⁻³ इंटू इनिशियल किसी सिंगल ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी से एस्टिमेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपने रेडियस निकालना है इस ड्रॉपलेट का तो वो भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n⁻⁴ into r which is the small r is the radius of a single droplet। अब ये यहां से एमसीक्यू बन सकता है स्टूडेंट, वो कैसे बन सकता है, मैं अगर आपसे कहूं एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि इफ 8 droplets of equal radii merge to form a single droplet, then
then terminal velocity will become, तो वो जो सिंगल ड्रॉपलेट है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या वो 4 टाइम्स इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, या वो 6 टाइम हो जाएगी, या 8 टाइम हो जाएगी, या वो हमारे पास 10 टाइम्स हो जाएगी? तो स्टूडेंट यहां से याद रखिएगा कि अगर मैं कहूं ये रिलेशन अप्लाई करूं ये वाला कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी जब 8 ड्रॉपलेट्स हैं तो 8 को लिखा जा सकता है n की जगह 8 आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू VT, और 8 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 3 2/3 हो गया इंटू VT, ये कैंसिल हो गया। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमारे पास जो है 4 टाइम्स टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। सो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा आएगा। अब स्टूडेंट टर्मिनल वेलोसिटी ही को कंटिन्यू करते हुए एक और सिचुएशन जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और वो है मोशन ऑफ ए पैराट्रूपर। मोशन ऑफ ए पैराट्रूपर, एक पैराट्रूपर है जो कि पहले एयर में इसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए पैराट्रूपर which is actually first he attained terminal velocity in air, एयर में उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है, और फिर वो डाउनवर्ड मोशन के दौरान नीचे जो है वो वाटर में आके फॉल करता है। दिस इज वाटर। तो जब ये पैराट्रूपर आके वाटर में फॉल करेगा तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी में किस तरह की वेरिएशन आएगी? तो स्टूडेंट ये ग्राफ एक आपको जहन में रखना है कि अगर मैं टी जो है या v टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं तो पहले एयर में इसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद जब ये वाटर में एक सेकंड लिक्विड के इंटरफेस के साथ जाके स्ट्राइक करेगा और ये वाटर में आके पैराट्रूपर फॉल किया, तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी जो इसने एयर में अटेन की थी इस टर्मिनल वेलोसिटी में एकदम से डिक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की वजह से एकदम से ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी, और वाटर में गिरने के बाद डिक्रीज होगी वेलोसिटी, और फिर वो वाटर में दोबारा से टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अटेन कर लेगा। तो ये जो है टर्मिनल वेलोसिटी दैट विल बी इन वाटर। तो ये स्टूडेंट एक वेरिएशन जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी की वो आपको जहन में रखनी है पैराट्रूपर की केस में। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारी वो है फ्लूइड फ्लो की। अब फ्लूइड फ्लो जो है वो दो तरह के फ्लूइड हैं हमारे पास हमारी बुक में। एक को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम देते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो, और दूसरा जो फ्लूइड है उसे हम टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो का नाम देते हैं। अब टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो क्या है और स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो क्या है, इससे रिलेटेड बात आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो को आप रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड का नाम भी देते हैं। नंबर 2, इसे स्टेडी फ्लूइड फ्लो का नाम भी देते हैं, स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड भी कहा जाता है। नंबर 3, स्ट्रीम लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, स्ट्रीम लाइन्स जो हैं वो कभी क्रॉस नहीं करती, स्ट्रीम लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर इन स्टेडी फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये प्रॉपर्टी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। जबकि टर्बुलेंट जो है वो इरेगुलर जो है वो फ्लूइड फ्लो कहलाता है, इरेगुलर फ्लूइड फ्लो है, और इसमें जो है अनस्टेडी आप इसे कह सकते हैं, अनस्टेडी फ्लूइड फ्लो कहलाएगा। नंबर 3, जो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है इसमें स्ट्रीम लाइंस क्रॉसेस ईच अदर या स्ट्रीम लाइंस क्रॉस ईच अदर। तो ये इंफॉर्मेशन बेस जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो होता है ये रिलेटिवली लो स्पीड पे एग्जिस्ट करता है, जबकि जो टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो है वो एक रिलेटिवली हाई स्पीड पे एग्जिस्ट करता है। एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम वैल्यू होती है फ्लूइड की स्पीड की जिसे आप क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। तो अगर फ्लूइड की वेलोसिटी या स्पीड जो है वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होगी तो इसे हम कहेंगे कि ये टर्बुलेंट फ्लो एग्जिस्ट करेगा, तब टर्बुलेंट फ्लो जो है वो फ्लूइड का एग्जिस्ट करेगा। और अगर फ्लूइड की जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से कम होगी तो उस केस में हम स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो को जो है वो टिक करेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है।
और स्ट्रीम लाइन जो फ्लो है फ्लूइड वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये बातें भी आपसे एमसीक्यू में डिस्कस की जा सकती है इंफॉर्मेशन बेस्ड। अब स्टूडेंट यहीं पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है, वो है आइडियल फ्लूइड। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो स्टूडेंट उसकी तीन करैक्टरिस्टिक हैं। हर वो फ्लूइड जिसमें ये तीन करैक्टरिस्टिक होंगी उसे आइडियल फ्लूइड का नाम देते हैं। नंबर 1, इट शुड हैव स्टेडी फ्लो, उसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी फ्लो। नंबर 2, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का मतलब ये है कि जो विस्कोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए। एंड नंबर 3, इट शुड हैव इट इनकम्प्रेसिबल, वो जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट आपने तीन बातें आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड याद रखनी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, स्टोक्स लॉ जो अभी हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं, स्टोक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए आप स्टोक्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ये लाइन अंडरलाइन कर ले, मार्क कर लें एमसीक्यू के लिहाज से बड़ी, क्योंकि आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो है। और अगर विस्कोसिटी जीरो होगी आइडियल फ्लूइड के लिए, तो फिर स्टूडेंट याद रखना कि जो ड्रैग फोर्स की कैलकुलेशन है या ड्रैग फोर्स का फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये फ्लूइड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां पे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखें स्टूडेंट, याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड पहला पॉइंट ये याद रखना है एमसीक्यू के लिहाज से कि इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की बेस पे आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो डिराइव करते हैं। नंबर 2, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड पे आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यह बताती है कि मेरे पास अगर एक डक्ट है हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देता हूँ, और यहाँ पे जो एरिया है डक्ट का A1 है और यहाँ पे जो एरिया है वो A2 है, और इसमें जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ पे इस एंड पे फ्लूइड की स्पीड V1 है और इस एंड पे फ्लूइड की स्पीड V2 है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यह बताती है कि अगर आप किसी भी एंड पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा इक्वल होगा, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द डक्ट that is equal to volume flow rate। वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। तो ये बात भी स्टूडेंट आपको एमसीक्यू में याद रखनी है। दूसरी जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहां से आप बहुत सी फॉर्म्स डेवलप कर सकते हैं एमसीक्यू के लिहाज से। कैसे स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास A1 ओवर A2 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू V2 ओवर V1, तो आप डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटीज की रेशियो को एरियाज की रेशियो से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे V1 ओवर V2 दैट इज A2 ओवर A1, और इन टर्म ऑफ रेडियस आप एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर पुट करें तो ये आ जाएगा R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। तो आप वेलोसिटीज की रेशियो को डिफरेंट पॉइंट्स पे वो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर रेडियाई को चेंज कर दिया जाए डायामीटर्स के साथ, तो आप जो है वो डायामीटर्स की रेशियो के साथ भी वेलोसिटी की जो है वो रेशियो निकाल सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो ये पॉसिबल रिलेशंस जो हैं वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही को हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं और कुछ एमसीक्यू देखते हैं। जैसा कि मैंने कुछ रिलेशंस आपके सामने यहाँ पे शेयर की है। ये मेरे पास एक डक्ट है कुछ इस तरह से, इसके दो क्रॉस सेक्शनल एंड्स हैं,
ये जो क्रॉस सेक्शनल एंड है इसका जो रेडियस है वो आप लिख लें, दैट इज फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, और जहाँ पे ये रेडियस है यहाँ पे जो इस एंड का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है और आपने बताना है कि वो जो फ्लूइड इस डक्ट के अंदर फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड की इस एंड पे अगर स्पीड जो है वो v1 है और इस एंड पे जो स्पीड है वो v2 है, तो आप ये बताएंगे कि व्हाट इज द रेशो ऑफ v1 टू v2, दोनों एंड्स पे स्पीड्स की रेशो आपने बतानी है। तो स्टूडेंट क्या वो स्पीड की रेशो 1:9 होगी या 9:1 होगी या 1:3 होगी या 3:1 होगी? तो स्टूडेंट बड़ी आसान बात, अभी मैंने आपको बताया है कि जब रेडियई की रेशो गिवन हो तो डायरेक्टली आप ये रिलेशन लगा सकते हैं। और अगर मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपसे शेयर करूं तो v1 over v2 डेट विल बी इक्वल टू r2 स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर। तो r2 जो है वो हमारे पास 1 स्क्वायर आ गया सेंटीमीटर, वैसे ही कैंसिल हो जाने। r1 जो है वो हमारे पास 3 स्क्वायर आ गया, तो 1:9 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं एमसीक्यू में। इसी तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करने के लिए एक और एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि ये मेरे पास एक डक्ट है जो आगे जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाती है। ये जो एंड है यहाँ पे जो एरिया है हमारे पास, इसे मैं A1 कह देता हूँ, ये है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस एंड पे जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है, इसे हम इस तरह से मेंशन कर लेते हैं, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो एंड है, इस एंड पे जो एरिया है ये हम कह देते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो स्पीड है इसे v2 कह देता हूँ, एंड दैट इज अगेन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट ये जो एरिया है हमारे पास इस एंड का, इसे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दें, और यहाँ पे आपने स्पीड बतानी है कि स्पीड क्या होगी। ऑप्शंस में आपके सामने शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, ऑप्शन बी क्या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, ऑप्शन सी क्या 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, या डी ऑप्शन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करते हुए आप एक्चुअली इस साइड पे स्पीड निकालेंगे। देखें यहाँ पर जो एरिया है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। A1 की वैल्यू पुट करें, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्पीड 10। A2 की वैल्यू पुट करें, दैट इज 5, स्पीड कितनी है स्टूडेंट 10। A3 की वैल्यू पुट करें 5, और V3 आपने निकालना है। तो ये 100 माइनस 50, ये 50 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, तो V3 जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज बीटा, आप जो है वो इस तरह के एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एक और एमसीक्यू देख लें, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स मैस फ्लो रेट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मैस फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी बातें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। क्या वो ए वी है, ऑप्शन बी क्या वो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड है या पर यूनिट टाइम है, या आप सिंपली उसे कह सकते हैं रो ए वी, डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या राइट आंसर है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज चार्ली। अब स्टूडेंट ये कैसे आएगा, देखें अभी मैंने आपको बताया है कि जो एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं A इंटू वी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। अब अगर आपने डेंसिटी की डेफिनेशन देखें तो डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से अगर आप वॉल्यूम की जगह पुट करें तो ए वी दैट विल बी इक्वल टू एम ओवर रो इंटू टी, रो को मल्टीप्लाई कर दें तो ए वी रो दैट इज इक्वल टू मैस फ्लो रेट। तो मैस फ्लो रेट भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी फ्लूइड का, तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज रो ए वी। ये स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी जो आपसे शेयर करना लाजमी थी।
अब मैं स्टार्ट करता हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इट इज एक्चुअली बर्नौलीज इक्वेशन। सो बर्नौलीज इक्वेशंस, स्टूडेंट याद रखिएगा कि बर्नौली जो है वो एक फैमिली नेम था साइंटिस्ट का जिन्होंने एक्चुअली इस पे काम किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फर्स्ट पॉइंट एज ए एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये पहली बात जो आपने एमसीक्यू के लिहाज से याद रखनी है कि बर्नौलीज इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है। अब बर्नौलीज इक्वेशन है क्या कि हमारे पास एक डक्ट है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पोजेस कर रही है, जिसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो भी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है। तो उस डक्ट के लिए एक रिलेशन डेवलप हुआ। फॉर एग्जांपल दिस इज ए ग्राउंड लेवल। एक स्टूडेंट बात जो याद रखिएगा कि जब आपने किसी भी डक्ट की हाइट कंसिडर करनी होती है तो वो आप हमेशा जो डक्ट की सेंट्रल लाइन है वहां से हाइट कंसिडर करते हैं। ये एरिया A1 है, इस एंड की जो हाइट है वो हम कंसिडर कर लेते हैं H1, इस एंड की जो हाइट है उसे कंसिडर कर लेते हैं H2, दिस इज H2, ये एरिया है A2। और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डक्ट के अंदर, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डक्ट के अंदर, उस फ्लूइड की जो इस एंड पे स्पीड है उसे V1 कह दें और इस एंड पे स्पीड जो है उसे V2 कह दें। यहां पर जो प्रेशर है इस एंड पे वो है हमारे पास P1 और यहाँ पे जो प्रेशर है हमारे पास दैट इज P2। तो स्टूडेंट इस प्रेशर को, हाइट को और स्पीड को रिलेट किया इस इक्वेशन में, और बर्नौलीज इक्वेशन हमें ये बताती है द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी डक्ट के अलोंग किसी भी पॉइंट पे ये जो तीन फैक्टर मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन तीनों फैक्टर्स का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। इस फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रेशर या काइनेटिक एनर्जी, ये वर्ड बड़ी गौर से सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी पॉइंट पे डक्ट के लॉन्ग, इन तीनों का फैक्टर, ये जो तीनों का सम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये मैं फैक्टर्स लिख देता हूं। पहली बात ये जो है वो हमारे पास है सिंपल स्टैटिक प्रेशर। ये वो टर्म जो है वो स्टैटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो टर्म है बर्नौलीज इक्वेशन में स्टूडेंट ये समझते हैं ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन एक्चुअली ये जो टर्म है ये है डायनेमिक प्रेशर। ये है डायनेमिक प्रेशर या आप इसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो थर्ड टर्म है जिसे स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं, ये एक्चुअली टर्म जो है ये रिप्रेजेंट करती है प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, या आप इसे सिंपली कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीनों टर्म्स जहन में रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपसे एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं कि इन अबव इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रेशर, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है? ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी 1/2 रो वी स्क्वायर, ऑप्शन सी रो जी एच और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या कहेंगे, वो कहेंगे फर्स्ट टर्म प्रेशर है, लेकिन स्टूडेंट ये सारी की सारी टर्म जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। इवन ये जो कांस्टेंट है इस बर्नौलीज इक्वेशन में, इट हैज द सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर्स को आप सम कर रहे हो तो रिजल्ट भी तो प्रेशर ही आएगा। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करने के लिहाज से। अब अगर बर्नौलीज इक्वेशन को फॉर हॉरिजॉन्टल डक्ट लिखा जाए तो फिर हम बर्नौलीज इक्वेशन की क्या पॉसिबल फॉर्म लिख सकते हैं, ये भी आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट याद रखिए हॉरिजॉन्टल डक्ट एक ऐसी डक्ट का नाम है जिसकी हर पॉइंट पे जो हाइट है वो सेम होती है। ऐसी डक्ट जिसकी हाइट सेम है डिफरेंट पॉइंट्स पे, उस डक्ट को आप एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डक्ट का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डक्ट बनाई है, ये एक ऐसी डक्ट है जिसकी अगर सेंट्रल रेफरेंस लाइन देखी जाए
तो हर पॉइंट की जो ग्राउंड से हाइट होगी वो सेम होगी। ऐसी डक्ट को आप हॉरिजॉन्टल डक्ट का नाम देते हैं। यहाँ पे भी हाइट h है, यहाँ पे भी हाइट h है और यहाँ पे भी हाइट h है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डक्ट के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डक्ट के लिए बर्नौलीज इक्वेशन आएगी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइट का जो फैक्टर है वो हर पॉइंट के लिहाज से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हॉरिजॉन्टल डक्ट के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट बर्नौलीज इक्वेशन ही को कंटिन्यू करते हुए हम बर्नौलीज इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। नंबर 1 फर्स्ट डिस्कस करते हैं टॉरिसेलिस थ्योरम। टॉरिसेलिस थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जहां से हमारे पास एमसीक्यू भी बनते हैं और आपसे डिस्कस भी किए जा सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। और जो तीसरी एप्लीकेशन है दैट इज वेंचुरी रिलेशन। तो ये 3 एप्लीकेशन हैं जो हमने डिस्कस करनी है, जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा और आपको वो एमसीक्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। टॉरिसेलिस थ्योरम में हम एक्चुअली स्पीड ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या है और स्पीड ऑफ फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको समझने के लिए ये डायग्राम समझिएगा। ये मेरे पास एक कंटेनर है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज ए ओपन एंड कंटेनर, जिसकी जो हाइट है वो मैं कैपिटल H मार्क कर देता हूँ और इस कंटेनर के बॉटम पे एक ऑरिफिस कर देता हूँ। ऑरिफिस मींस ओपनिंग, और इसकी जो हाइट है वो मैं मार्क कर देता हूँ स्मॉल h। और ये कंटेनर में एक लिक्विड फील्ड है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस ऑरिफिस से बाहर आएगा। अब ये जो लिक्विड जब इस ऑरिफिस जिसकी हाइट h है इससे जब ये बाहर आ रहा होगा तो इसकी जो स्पीड है उस स्पीड को कहते हैं स्पीड ऑफ फ्लक्स। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, √2g h minus small h. This is the relation for speed of flux according to the first application. अब स्टूडेंट फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इसको मैं यहाँ पे मजीद आपके सामने डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं जो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन पे यहीं पे आऊँगा। तो टॉरिसेलिस थ्योरम जो है इसको मजीद यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखें, पहली बात याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो h माइनस h का फैक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरिफिस का डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग h माइनस स्मॉल h। अगर मैं इस हाइट को कैपिटल H स्मॉल h1 कह दूं और इसको h2 कह दूं तो फिर मेरे पास ये h1 माइनस h2 भी हो सकती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक्चुअली ये जो मेरे पास डिस्टेंस है ये ऑरिफिस का अबव है फ्रॉम ओपन एंड, और इसे डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस भी कहते हैं। तो इस फैक्टर को आप डेप्थ ऑफ ऑरिफिस भी कहते हैं। डेप्थ हमेशा ली जाती है स्टूडेंट, याद रखें, फ्रॉम द टॉप, और हाइट जो है वो फ्रॉम द बॉटम कैलकुलेट करते हैं। तो एक बात जो एमसीक्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट कि स्पीड ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, यानी जिस ऑरिफिस की डेप्थ सबसे ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ फ्लक्स भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब मैं आपके सामने मजीद एक कंटेनर की डायग्राम बनाता हूं, यहां से कुछ एमसीक्यू आपसे शेयर करते हैं। ये मेरे पास एक ओपन एंड कंटेनर है जिसके अंदर जो है वो फ्लूइड फील्ड है, फॉर एग्जांपल वाटर फील्ड है। अब इस कंटेनर में मैं डिफरेंट हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड डिफरेंट ऑरिफिस करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑरिफिस है दैट इज एक्चुअली ए कह लें इसे, ये मिड में ऑरिफिस है इसे बी कह दें, और ये बॉटम पे ऑरिफिस है इसे सी कह दें। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ऑरिफिस पे एट विच ऑरिफिस speed of a flux will be maximum, speed of a flux will be maximum। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लक्स है वो कहां पे होगी,
at c, this is the answer, speed of flux will be maximum at c। क्यों? क्योंकि जो डेप्थ है, अगर आप देखें, जो स्पीड ऑफ ऑरिफिस है वो मैंने ऊपर बताया है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस। और इस यहाँ पर जो सी ऑरिफिस है इसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है, तो सी पॉइंट पे जो स्पीड ऑफ फ्लक्स होगी, जिस स्पीड से पानी बाहर आएगा, वो सबसे ज्यादा होगी। और ये जो बी पॉइंट है, यहां से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिएगा। अगर एक और बात भी एमसीक्यू में इसी डायग्राम में सुन लें, अगर मैं पूछूं रेंज, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी सी ऑरिफिस के लिए फॉर एग्जांपल R1 है, और हमारे पास ये जो ऑरिफिस है इसके लिए हमारे पास R2 है, और जो मिड में ऑरिफिस है इसके लिए जो स्पीड है वो जो रेंज है, कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, वो R3 है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो रेंज है, रेंज कि कितना डिस्टेंस जो स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड जो है वो कवर कर रही है ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के लिए, पहले तो उस रेंज का फार्मूला नोट कर लें, दैट इज इक्वल टू 2√small h माइनस स्मॉल h। सो दिस इज द रिलेशन फॉर रेंज कि कितना रेंज तक वाटर जाके स्ट्राइक करेगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे इसी एमसीक्यू में पूछा जाए कि रेंज किस ऑरिफिस के लिए मैक्सिमम है, फॉर विच ऑरिफिस रेंज विल बी मैक्सिमम, तो याद रखिएगा जो मिड पॉइंट है, बी पॉइंट, मिड पॉइंट, जो कि एच जो है मिड पॉइंट हाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर हमारे पास जो रेंज है वो वाटर की वो सबसे ज्यादा होगी। एक बात ये स्टूडेंट याद रखिएगा। दूसरी स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर एक कंटेनर है जिसकी जो हाइट है दैट इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हाइट है, और आपने मिड में ऑरिफिस किया, यानी आपने कितनी हाइट पे ऑरिफिस किया, 50 सेंटीमीटर पे, तो आप ये बताएं व्हाट विल बी द रेंज, रेंज कितने डिस्टेंस पे जाके ये जो फ्लूइड है वो स्ट्राइक करेगा, आपने ये डिस्टेंस बताना है। तो स्टूडेंट ऑप्शंस में आपके सामने शेयर करता हूं, क्या 50 सेंटीमीटर पे जाके रेंज एग्जिस्ट करेगी, 60 सेंटीमीटर पे, या 80 सेंटीमीटर पे, या जो है वो 100 सेंटीमीटर पे। तो स्टूडेंट बड़ी आसान बात आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त अगर टोटल हाइट h है, तो ये जो स्मॉल h है यहाँ पर वो एक्चुअली h/2 के इक्वल है। जब आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो मेरे पास आएगा 2 इंटू h/2 इंटू h माइनस h/2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेंज है वो एक्चुअली h के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितना कंटेनर की या फिल्ड लिक्विड की हाइट होगी कंटेनर के अंदर, उतनी ही उसकी मैक्सिमम रेंज एग्जिस्ट करेगी। और अगर हाइट यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो भी क्या आएगा, 100। तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीड ऑफ फ्लक्स किस ऑरिफिस के लिए सबसे ज्यादा है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऑरिफिस के लिए जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है, मिड वाले ऑरिफिस के लिए रेंज जो है वो सबसे ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आए, अगर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी या प्रेशर की बात की जाए तो हमारी बुक की लाइन है वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, यानी आप कह सकते हैं कि एक्चुअली जो प्रेशर का और स्पीड का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। जहां पे फ्लूइड स्पीड जो है वो ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर जो है वो कम होगा। इसी तरह स्टूडेंट आप ये भी देख सकते हैं कि जहां पे एरिया का और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। तो आप इन जनरल लिख सकते हैं कि एक्चुअली v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p एंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल। जितना एरिया ज्यादा होगा फ्लूइड की स्पीड जो है वो वहां पे क्या होगी, कम होगी। और अगर एरिया ज्यादा है फ्लूइड स्पीड कम है तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बेस पे भी एमसीक्यू आपसे अगर मैं डिस्कस कर लूं तो अगर मेरे पास ये दो फ्रीली सस्पेंडेड जो हैं वो बॉल्स हैं, दीज टू आर द फ्रीली सस्पेंडेड बॉल्स, और इनके दरमियान अगर एक ब्लोअर की मदद से एयर को ब्लो किया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों बॉल्स जो हैं
ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं ब्लोअर की मदद से एयर को ब्लो करूंगा तो दरमियान में स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। साइडों पे जो है वो प्रेशर ज्यादा है और ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ जो है वो बॉल्स मूव करेंगी और इनके दरमियान गैप जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड एप्लीकेशन को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है इसको मजीद कवर कर लें। देखें, हमारे पास क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल से रिलेटेड या टेनिस बॉल से रिलेटेड आपसे एमसीक्यू डिस्कस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसी में हम ये जो सेकंड एप्लीकेशन है इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं स्विंग ऑफ द बॉल। ये बात भी आपसे जो है वो एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती है कि जो बॉल है उसकी स्विंग में किस तरह से ये रोल प्ले करता है। अगर ये मेरे पास एक बॉल है और ये कुछ इस तरह से स्विंग कर रही है, स्विंग ऑफ द बॉल या जो रोटेशन है बॉल की वो कुछ इस तरह से है, स्पिनिंग मोशन, और फ्लूइड फ्लो जो है एयर की जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो यानी एयर फ्लो। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे बॉल की स्पिन और जो स्पीड ऑफ द एयर है स्ट्रीम लाइंस वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि नीचे वाले हिस्से में आप देखें जो बॉल की स्पिन है, जो रोटेशन है और जो स्ट्रीम लाइंस है एयर की वो एक्चुअली एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ जो है वो फोर्स लगेगी और जो बॉल है वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपवर्ड मूव कर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो ये स्विंग को भी आपने जहन में रखना है, यहाँ से भी बात आपसे पूछी जा सकती है। अब स्टूडेंट जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसकी लास्ट एप्लीकेशन भी आपको जहन में रखनी है, विच इज वेंचुरी रिलेशन। और वेंचुरी रिलेशन जो है वो एक्चुअली हमें स्पीड ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वेंचुरी रिलेशन को आप सिंपली कह सकते हैं कि वी कैन एस्टिमेट स्पीड ऑफ द फ्लूइड बाय मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हुए हम स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो मेजर कर सकते हैं। सो वेंचुरी रिलेशन इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लूइड। स्पीड ऑफ फ्लूइड यानी स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो आप प्रेशर डिफरेंस की फॉर्म में वेंचुरी रिलेशन से मेजर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास ब्लड फ्लो है। ब्लड से रिलेटेड कुछ बातें आपको जहन में रखनी है। सबसे पहले ऑब्वियसली जो ब्लड है इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द ब्लड, इट इज नियरली इक्वल टू वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर यानी ब्लड की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी के इक्वल है, नंबर वन। सेकेंड बात जो एमसीक्यू में याद रखनी है कि जो विस्कोसिटी है ब्लड की वो तकरीबन 3 to 5 टाइम्स जो है वो विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है। ड्यू टू रेड ब्लड सेल विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। नंबर 3, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें 2 लेवल होते हैं, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। तो हमारे पास जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए और डायस्टोलिक जो वैल्यू है वो भी आपको स्टूडेंट याद होनी चाहिए। ये एमसीक्यू में डायस्टोलिक जो प्रेशर है ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है वो हमारे पास प्रेशर होता है 120 टॉर तक, जबकि जो डायस्टोलिक है वो 75 to 80 टॉर। टॉर जो है वो प्रेशर मेजरिंग यूनिट है और 1 टॉर जो है दैट इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बातें स्टूडेंट आपको याद रखनी हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। और ब्लड प्रेशर को स्टूडेंट आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि एक डिवाइस है जिससे आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ले स्टूडेंट, ये थी आज की डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स।